हाँ तो होमीज, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि तुमने इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो देखी होगी, है ना? लेकिन क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ये इनकी जो वीडियो है इसे देखने के बाद तुम्हारा उसका सेकंड पार्ट देखने का मन करे, लेकिन फिर इसका सेकंड पार्ट तो एनिमेट ही नहीं हुआ, जिसकी की वजह से इन लोगों ने उसे एक्सप्लेन ही नहीं करा। तो इस सिचुएशन में हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जनरली उस एनिमे के मांगा के चैप्टर्स तो ऑलरेडी काफी आगे तक आ चुके होते हैं और ये यूट्यूबर्स उन्हें तो एक्सप्लेन नहीं करते। तो तुम्हारा भाई एक काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जिसमें कि सबसे पहले एनिमे एक्सप्लेन करेगा, देन उसके बाद उसकी मांगा। एंड बाय द वे, जो एनिमे मैंने चूज करा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फनी एनिमे है। तो बिना किसी देरी के एनिमे को शुरू करते हैं। तो गाइज, इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर माकोटो को, जो कि मन ही मन सोच रहा था एनिमे में मेन कैरेक्टर्स की इसेकाई लाइफ कैसे होती है। क्या उन्हें कोई कार या ट्रक ठोक कर इस रियल वर्ल्ड में जान से मार देता है, जिसके की बाद वो काफी एक ब्यूटीफुल सी गॉडेस और एक प्रिंसेस के आगे जाते हैं, जिसके की बाद वो उसे पावर ग्रांट करती है और उस वर्ल्ड के सारे लोग उसे हीरो मान लेते हैं और लड़कियां तो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन माकोटो की इसेकाई लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इसके कंपेनियन ये दो डेंजरस सी लड़कियां थी। ह्यूमंस इसे पत्थर मार के भगा दिया करते थे और मॉन्स्टर्स ने तो इसका जीना हराम कर रखा था। तो माकोटो इस लाइफ में पहुंचा कैसे, इससे पहले हम जानते हैं माकोटो के बारे में। माकोटो एक ऑर्डिनरी पीसफुल लड़का था, जो कि एक दिन जब अपने रूम में सो रहा था तो अचानक से वो एक एम्प्टी स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे आया और तभी उसकी आंखों के आगे एक काफी बड़ी लाइट आती है और फिर वो बोलता है, ये मैं कहाँ पर आ गया और ये तुम हो कौन? क्या तुम मेरी बात मानोगे अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं गॉड हूँ? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? हाँ, उसे तो छोड़ो, लेकिन अभी तुम दूसरे वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो। प्लीज उस कंसेंट फॉर्म पर अपने सिग्नेचर को प्रोवाइड करो। माकोटो बोलता है, अबे ओए, ये कौन सी तू कंसेंट फॉर्म की बात कर रहा है और ये क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ? तू होता कौन है? हेलो, माफ करना, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो मेरा नाम है सुकियोमी और मैं रेल्म ऑफ नाइट का एक रूलर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें एक दूसरी गॉडेस को हैंड ओवर करने आया हूँ। तुम्हें उसके वर्ल्ड में जाकर उसकी पर मेरी लाज बचानी है। सुकियोमी, क्या तुम सुकियोमी हो? वन ऑफ द 3 नोबल चिल्ड्रन, जो कि जापानीज माइथोलॉजी में हमें बताया गया है। बचपन से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो क्या वाकई में अर्थ पर सभी लोगों को मेरे बारे में पता है? चलो कोई बात नहीं, चलो शुरू हो जाओ। अरे ये क्या बोल रहे हो? किस चीज में मैं शुरू हो जाऊँ? क्या वाकई में तुम्हें कुछ नहीं पता? चलो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे पेरेंट्स है वे एक दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए थे और जैसे ही माकोटो इसके मुंह से ये बात सुनता है तभी उसे रियलाइज होता है कि आज तक उसने अभी तक अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं देखा। सुकियोमी आगे बताता है कि दरअसल काफी सालों पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, जिससे कि वो दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस से छुटकारा पाकर हमारे इस वर्ल्ड की जापान में आकर बस गए थे। और हाँ, उन्होंने मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये वादा भी करा था, एक दिन मैं उनसे जो चाहे वो ले सकता हूँ और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं अब तुम्हें उस दूसरे वर्ल्ड में भेजना चाहता हूँ। और हाँ, अगर तुम नहीं जाना चाहते तुम मत जाओ, वरना मैं तुम्हारे किसी न किसी एक बहन को वहाँ पर भेज दूंगा। माकोटो से बोलता है, ठीक है, मैं उस वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ मुझे पता है, उससे पहले तुम्हारे कमरे का वो सारा का सारा नोटिस स्टफ मैं डिलीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, समझ गया? तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वाकई में तुम एक गॉड हो। अब सुकियोमी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है, ये जाकर उस दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस को पकड़ा देना और मैंने जितनी पावर हो सकती थी उतनी तुम्हें दे दिया है, तो प्लीज उस वर्ल्ड की रक्षा करना और उस बद्धी सी गॉडेस से थोड़ा संभल कर बात करना। माकोटो खुशी खुशी वहाँ से इसेकाई हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर उसकी आंखों के आगे काफी ज्यादा रोशनी थी। रोशनी को हटाते हुए वो देखता है एक ब्यूटीफुल सी गॉडेस उसके आगे बैठी हुई होती है। वो माकोटो को बताना शुरू करती है, तो सुकियोमी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, वो हमारे वर्ल्ड के सेवियर की इस वर्ल्ड पर डीमन और स्पिरिट्स ने जीना हराम कर दिया है और मेरे इस वर्ल्ड के ह्यूमंस काफी बड़े ट्रबल में फंस चुके हैं। एक सेकेंड, तुम तो दिखने में बहुत भद्दे हो। तो चलो, अब मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और माकोटो को समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। अभी तो इस गॉडेस ने इसे समन करा था सुकियोमी के थ्रू और अभी ये इसे दूर भगा रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तभी वो गॉडेस माकोटो पर गुस्सा होती है और बोलती है, तुम्हारी
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे से बात करने की कोशिश करी? तो सुनो, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे हीरोज है जो कि मेरे इस वर्ल्ड को बचाने में कैपेबल है, तो मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के किसी कोने पर फेंकना चाहूंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हें किसी पावर को देने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखते देखते चलो एक काम करती हो, तुम इस वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर हर ह्यूमंस। तुम इस वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस आती होगी, बीस्ट फोक, डिमोनिक लैंग्वेज, लेकिन तुम ह्यूमंस की भाषा नहीं बोल पाओगे और ना ही समझ पाओगे। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर स्पेल फेंकती है और फिर उसे अपनी रेल्म ऑफ गॉड से भगा देती है और जाते जाते उसे बोलती है, जाओ जाकर ऑर्क्स और डीमंस में अपना वंश आगे बढ़ाओ, अगर तुम यहाँ से गिरकर जिंदा बचे तो। और माकोटो अब जमीन पर गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुकियोमी उसे बचाने के लिए आ जाता है। सुकियोमी माकोटो को बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गॉडेस तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, लेकिन खैर अगर वो खुद ही तुम्हें इस वर्ल्ड का हीरो नहीं बनाना चाहती तो अब तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम इस वर्ल्ड में जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। और हाँ, यहाँ से गिरने के बाद तुम मरने भी नहीं वाले, आखिरकार मैंने खुद ने तुम्हें इतनी सारी पावर्स जो दी है। तभी माकोटो देखता है जो सुकियोमी है उसकी बॉडी ग्लिच कर रही है। तब सुकियोमी उसे बताता है दरअसल वो बस इसकी हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन एक गॉड दूसरी गॉड के वर्ल्ड में नहीं जा सकता, जिसकी की वजह से अब सुकियोमी ने अपनी सारी की सारी पावर्स खर्च कर दी और अब अगले 20 सालों तक वो सोने वाला है लगातार। अब देखते ही देखते सुकियोमी गायब हो जाता है और माकोटो जमीन पर गिरता है, लेकिन भाई वाकई में माकोटो को कुछ भी नहीं होता और वो अपना मन बना लेता है इस वर्ल्ड में अच्छे से जीने का। अब वो जीने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, यही रोटी कपड़ा अपना मकान, लेकिन उसे चलते चलते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी भी सिविलाइजेशन को नहीं देखा था और उसे समझ में आ जाता है वाकई में गॉडेस ने इसे एक कोने में पटका है। लेकिन माकोटो ये भी रियलाइज करता है अभी तक उसे ना ही भूख लगी है और ना ही प्यास, वाकई में वो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रात हो जाती है और माकोटो अब इस लोनलीनेस को सहन नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आई? और फिर माकोटो फोकस कर उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है, जहाँ पर उसे एक ऑर्क दिखती है जिसके की आगे एक 2-हेडेड वुल्फ खड़ा था। माकोटो अब कूद कर उसके आगे आता है और बोलता है, चिंता मत करो लेडी, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तुरंत ही माकोटो उससे लड़ने लगता है और जैसे तैसे कर उसके हमले डोज कर एक किक सीधा उसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन माकोटो तो एक सुपर ह्यूमन था जिसकी की वजह से इसकी एक ही किक से उस मोस्टर का टाइट फिश हो जाता है। ऑर्क ये सारी चीजें देखकर घबरा जाती है, लेकिन माकोटो उसके पास आता है और बोलता है, वो माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया था। अरे एक ह्यूमन मेरे से बात कर रहा है, तुम ऑर्क की लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हो बेटे? अरे वो सब छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, तो तुम्हें मेरे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो मैं 3 दिनों से इन वेस्ट लैंड में भटक रहा हूँ और अभी तक मेरे को एक भी जिंदा ह्यूमन नहीं दिखा है, तो क्या तुम मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती हो? तो दरअसल यहाँ के आसपास कोई भी ह्यूमन का विलेज है ही नहीं, ये वर्ल्ड की एज है जहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें कोई भी ह्यूमन का गाँव या सिविलाइजेशन नहीं मिलने वाली। और हाय, मेरा नाम है एमा और मैं एक हाईलैंड ऑर्क हूँ। और माकोटो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपने विलेज तक लेकर जा सकती हो? तो एमा उसे मना करती है और बोलती है, नहीं, मैं तो डिवाइन माउंटेन की तरफ जा रही हूँ, सो दैट मैं शिन द ग्रेट ड्रैगन को अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकूं। और माकोटो को अब रियलाइज होता है इसने इनके विलेज के एक काफी इंपोर्टेंट रिचुअल को बीच में ही तोड़ दिया। अब एमा आगे बताती है कि दरअसल इनका जो गांव है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा धुंध आ चुकी है, जिसके के पीछे रीजन है द ग्रेट शिन ड्रैगन, और इस धुंध की वजह से सनलाइट क्रॉप्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इनको खाने के लल्ले पड़े हुए हैं और इन्हें हर कुछ दिनों में अपना एक आदमी शिन के पास एज अ सेक्रीफाइस भेजना पड़ता है, सो दैट शिन इन्हें खाने के लिए क्रॉप उगाने दे और अपनी फोक को थोड़े दिनों के लिए वहां से हटा ले। लेकिन एमा उसे बोलती है, अभी भी टाइम है शिन ड्रैगन के पास जाने के लिए, तो मैं क्यों ना तुम्हें ऑर्क विलेज में ले चलूं। अब एमा माकोटो को उनके ऑर्क विलेज में लेकर जाती है, जहाँ पर माकोटो आराम से खुशी खुशी ऑर्क के साथ बैठकर खाना खा रहा था। सारी ऑर्क एक दूसरे से बात कर रही थी कि कैसे एक ह्यूमन इनके बीच में बैठकर आराम से खाना खा रहा है। तभी एमा उसके पास खाने का और सामान लेकर आती है और उसके पास के 2 बॉल उड़ रहे थे, जिन्हें की देखकर माकोटो उससे पूछता है, ये दोनों बॉल कैसे उड़ रहे हैं हवा में? तब एमा उसे बताती है कि दरअसल वो एक फ्लोटिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और माकोटो की शक्ल देखकर वो समझ जाती है कि इसे फ्लोटिंग मैजिक या मैजिक का एम भी नहीं आता। तो माकोटो उससे मैजिक सीखने के बारे में बोलता है और फिर इसके बाद एमा उसे बोलती है, चलो मैं बेसिक से शुरू करती हूँ, जिसके की बाद वो एक काफी बड़ी इनकेंटेशन बोलती है, जिसके की बाद उसके हाथ में फ्लेम आ जाती है। फिर इसके बाद माकोटो भी सेम टू सेम इनकेंटेशन बोलता है और इसके हाथ में भी फ्लेम आ जाती है और
फिर वो एमा से जल्दी जल्दी पूछता है, अबे ओए जल्दी बता अब मैं इसका क्या करूं। एमा उसे बोलती है, जल्दी से एक फायरबॉल इमेजिन करो और उस टारगेट की तरफ हिट करो। और जब माकोटो यही करता है तो पूरी की पूरी केव उड़ जाती है और एमा भी हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिल्कुल फर्स्ट ट्राई में ही माकोटो ने एक पूरी की पूरी फायरबॉल स्पेल को मास्टर कर लिया। फिर वो माकोटो से उसका लेवल पूछती है, जिसके के लिए काफी सारे ऑर्क्स इकट्ठे हो जाते हैं। एमा उसके पास एक स्क्रॉल लेकर आती है और उसे बोलती है, प्लीज इसमें अपना माना पोर करो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा लेवल कम से कम 200 या 300 होगा। आखिरकार तुमने उस स्पेल को एक बार देखते ही मास्टर जो कर लिया। और जब माकोटो उसे अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर से हल्की ब्राइट ब्लू और व्हाइट कलर की लाइट जल रही थी, जिसका की मतलब है माकोटो है लेवल 1 का बंदा। और सारे ऑर्क्स उससे डिसअपॉइंट होकर वहां से निकल पड़ते हैं, जिसके के बाद अगले 2 दिनों तक लगातार माकोटो एमा के साथ बैठकर स्पेल सीखता है। और फाइनली वो दिन नजदीक था जिस दिन एमा को द ग्रेट शिन ड्रैगन के पास अपने आप को सेक्रीफाइस करने जाना था। तो जाने से पहले एक बार माकोटो से मिलना चाहती थी, तो वो जब उसके रूम में जाती है तो उसे पता चलता है जो हमारा माकोटो है वो इन्हें छोड़कर शिन ड्रैगन से भिड़ने गया है। और एमा को यकीन नहीं होता कि कोई स्ट्रेंजर इसके लिए अपनी जान गंवाना चाहता है। अब इस तरफ माकोटो डिवाइन माउंटेन के काफी करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सोचता है क्यों ना एक बार प्रैक्टिस कर लूं, आखिरकार मेरी जिंदगी की पहली फाइट जो है। फिर वो इनकेंटेशन के बिना ही एक बो को समन कर लेता है और इसके बाद उसे एक दूर खड़ा एक टारगेट दिखता है, जिसके ऊपर वो अपने फायर एरो से हमला करता है और एक काफी भयंकर ब्लास्ट होता है। और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो आसपास कुछ मॉन्स्टर्स बैठे थे, जिन्हें की उसने इस स्पेल के थ्रू काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है, हम शिन के फॉलोअर्स थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसी की टेरिटरी में आकर हमसे पंगा लिया, अब देखना हमारा मास्टर तुम्हारी क्या हालत करेगा। और तभी उसके चारों तरफ एक रेड कलर की मिस्ट आ जाती है और वो देखता है शिन ड्रैगन उसके पीछे खड़ा हुआ था काफी गुस्से में, और एकदम से वो ड्रैगन इसके ऊपर हमला करता है। माकोटो जैसे तैसे कर उसके हमले डॉज कर रहा था, लेकिन असली दिक्कत तो इस मिस्ट ने कर रखी थी। आखिरकार वो इसके थ्रू इस शिन ड्रैगन को देख जो नहीं पा रहा था, तो वो अपने मानो को फोकस करता है और उसे शिन ड्रैगन का माना सेंस होता है, जिसके की बाद वो उसके हमलों को इजीली डॉज कर पा रहा था। और माकोटो की बारी थी शिन के ऊपर हमला करने की, तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी फायरबॉल से हमला करता है और शिन उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगा था इस वीक मैजिक से तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे? अरे ये क्या हो गया? आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ह्यूमन के मैजिक से मेरे को कभी चोट भी पहुंची हो। लग रहा है ये बहुत ज्यादा तगड़ा ह्यूमन है। और तभी माकोटो उसके ऊपर 2-3 मुक्के बरसाता है और फिर एक अपरकट के साथ फाइट को एंड कर देता है। लेकिन शिन इतनी मुश्किल से हार नहीं मानने वाला था, तो वो लास्ट मोमेंट पे माकोटो को एक मिराज में डाल देता है, जिससे कि वो माकोटो के अंदर की सारी मेमोरीज को देख पा रहा था और माकोटो एक इल्यूजन में फंस जाता है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी दुनिया में एक आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है, माकोटो सेंपाई क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? माकोटो को रियलाइज होता है कि ये जो अब इसके आगे सब कुछ सिनेरियो चल रहा है ये कम्प्लीटली अपोजिट है, क्योंकि इस टाइम तक तो माकोटो ने उसे मना कर दिया था और वो लड़की माकोटो के आगे रोने लगती है, लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा था। और इस तरफ जो शिन ड्रैगन होता है वो माकोटो की पूरी लाइफ देखकर हैरान हो जाता है। उसे अब माकोटो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे ये भी पता चल जाता है कि जो अपना माकोटो है वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया है। और इस तरफ माकोटो को रियलाइज हो जाता है कि शिन ड्रैगन की ये एक इल्यूजन है, तो वो उससे अपने आप को ब्रेक कर लेता है और फिर अपने चारों तरफ माना फील्ड को जनरेट करता है, जिसके बाद अपने आप वो उस इल्यूजन मैजिक को तोड़ देता है। शिन उसे बोलता है, अरे अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों रहे हो? वो दरअसल अब मेरा आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अब मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और वो एक बिल्ली के पोज में उसके आगे लेट जाता है। माकोटो भी काफी ज्यादा एम्बेरेस फील होता है और बोलता है, अबे तेरी हिम्मत कैसे मेरी मेमोरीज को बिना मेरी मर्जी के देखने की? इस तरफ शिन उसे बोलता है, हेलो ह्यूमन, दूसरे वर्ल्ड के विजिटर, मैं हूँ एक ग्रेट ड्रैगन जो कि अभी तक किसी से भी नहीं हारा। जब तक कि तुम इस दुनिया में कदम नहीं रख चुके थे, तो मैं तुम्हारे साथ एक पैक्ट फॉर्म करना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में और चीजें जाननी है। और ये बोलते बोलते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और माकोटो भी उसके साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद जो अपना शिन होता है वो माकोटो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल स्टार्ट करता है। एक ब्लू लाइट इनको चारों तरफ से घेर लेती है और फिर वो एक 50-50% वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जो कि अचानक से रिजेक्ट हो जाता है। आखिरकार माकोटो शिन से इतना ज्यादा पावरफुल जो था, जिसके के बाद वो एक 70-30 वाला पैक्ट ट्राई करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता और फाइनली एक 80-20 वाला पैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। और बेसिकली अब जो शिन है वो माकोटो का स्लेव बन चुका है और एक रेड लाइट इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके की बाद शिन एक ह्यूमन फॉर्म में आती है। हाँ भाई ये लड़की थी और इसने माकोटो की मेमोरीज
में एक जापान का टीवी शो देखा था जिसकी की वजह से इसे जापानी सामुराई काफी ज्यादा पसंद आने लगे और इसने सामुराइज का एक ट्रेडिशनल गेटअप लिया है। माकोटो शिन को बोलता है, अबे क्या तू हमेशा से ह्यूमन थी? तब शिन उसे बताती है दरअसल इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है एक 80-20 कॉन्ट्रैक्ट, जिसका की मतलब है जो वीकर पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी की अपीयरेंस ले लेगी। और जैसा कि माकोटो का 80% शेयर है तो अब मजबूरन शिन को भी एक ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ी। माकोटो उसे बोलता है, क्या वाकई में तुम्हारी मेरी मेमोरीज में इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि तुमने एक ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? एंड एग्जैक्टली तुमने मेरी मेमोरीज में ऐसा क्या देखा? तब शिन उसे बताती है, मैंने देखी थी फायरफ्लाइज, एक काफी पावरफुल ब्लेड और कुछ ह्यूमंस जो कि अपने ओनर के लिए अपनी जान भी गवा सकते हैं, द ग्रेट समुराइज। माकोटो बोलता है, इसका मतलब है तुमने देखे हैं हिस्टोरिकल ड्रामास। लेकिन वो सब छोड़ो, चलो ये बताओ अब हम क्या करेंगे? आखिरकार तुमने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो कर लिया है और मेरे गल में ये बला जो बांध दी। तब शिन उसे बोलती है, वो दरअसल मास्टर मुझे आपके साथ एक चीज को चेक करना था, तो चलो। और ऐसा बोलकर वो एक मिस्ट का गेट बना लेती है और माकोटो को बताती है दरअसल जो शिन है इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है एक डेमी प्लेन को कंट्रोल करने की। माकोटो उसे बोलता है, क्या तुम श्योर हो ये कोई तुम्हारी इल्यूजन नहीं है? तो शिन उसे बोलती है, क्यों ना आप वाकई में मेरे पीछे पीछे आकर देख लो। और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड होता है। माकोटो उससे पूछता है, अबे शिन ये कौन सी जगह है? तब शिन बताती है, मेरा जो एम्प्टी स्पेस था वो हमेशा से पूरे का पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है यहाँ पर ये अजीब अजीब से फल फ्रूट और पूरी की पूरी नई वेजिटेशन आ चुकी है। और माकोटो वहाँ के फ्रूट्स को देखकर समझ जाता है जो इसकी मेमोरीज में जैसा वर्ल्ड इसने इमेजिन करा था बिल्कुल वैसा ही वर्ल्ड इसका ये डेमी प्लेन बन चुका है। अब इसके बाद माकोटो आसपास का पूरा एरिया अपने माना के थ्रू स्कैन करता है और उसे पता चलता है ये जो प्लेस है ये चारों तरफ से काफी थिक मिस्ट से ढका हुआ है। और शिन उसे बताती है जब तक वो यहाँ पर रहती है तो बाहर वाला कोई भी इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता। और माकोटो भी सोचता है ये उस घोड़े से छुपने के लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे काम में टांग अड़ाए। और शिन को बोलता है, क्यों ना मैं यहाँ पर अपना खुद का एक टाउन बनाऊं जस्ट लाइक जैसा मैंने अरेबियन नाइट्स में देखा था। और फिर वो उसके बाद शिन से ओक सैक्रिफाइसेस के बारे में पूछता है। तब शिन उसे बताती है उसने ऐसा कोई सैक्रिफाइस उन ओक से डिमांड नहीं करा, ये तो बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन की तरह है जो कि आसपास के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स ने फैला रखा था ताकि वो उनका शिकार कर सके। तो माकोटो उसे बोलता है, क्यों ना मैं वापस जाऊं उन्हें सब कुछ बताने के लिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए। अब जब वो गेट के थ्रू वापस आता है तब वहाँ पर एमा उसके पास भागती भागती आती है। एमा उसे बोलती है, माकोटो प्लीज उस शिन ड्रैगन से फाइट मत करना, तुम वरना मारे जाओगे। इस तरफ शिन बोलती है, अबे मैं हूँ द ग्रेट ड्रैगन शिन ड्रैगन और आज से मैं माकोटो की स्लेव हूँ। और एमा शिन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और थोड़ी देर में बेहोश भी हो जाती है। रात को सारी की सारी ओक्स मिलकर काफी ज्यादा सेलिब्रेट करती है। आखिरकार इतने सालों से जो प्रॉब्लम इनके साथ गुजर रही थी जो फाइनली माकोटो ने ठीक जो कर ली। एमा माकोटो का थैंक्स करती है लेकिन माकोटो बोलता है थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम दोनों दोस्त जो है और वैसे भी तुमने मुझे मैजिक सिखाया था, ये इसका बदला समझो। इस तरफ हम शिन को देखते हैं जो इन लोगों के लीडर से बात कर रही थी और वो इन लोगों को अपने डेमी प्लेन्स में रहने का ऑफर देती है। और अगले दिन माकोटो पूरा का पूरा ऑर्क टाउन खाली हुआ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सारे के सारे ऑर्क तैयार थे इनके उस डेमी प्लेन में रहने के लिए। माकोटो उसे बोलता है, अबे ये क्या चल रहा है? तब शिन बोलती है, वो मैंने आपकी कल की रिक्वेस्ट सुनी थी इस पूरे के पूरे डेमी प्लेन को टाउन में कन्वर्ट करने की, ये मेरा फर्स्ट स्टेप समझो। माकोटो उसे बोलता है कि तुमने कभी सोचा है अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो इन लोगों को वहाँ से कौन निकालेगा? तभी माकोटो के आगे छोटी शिन आ जाती है और ये शिन का एक फ्रेगमेंट था जिसे देखकर माकोटो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वाकई में अब ये लोग इसके साथ जाना चाहते हैं और अब ये चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकता। और शिन उसे बताती है कि ये जो छोटी सी फ्रेगमेंट है ये हमेशा इनके साथ रहेगी। अब विलेज हेड के बोलते ही शिन सारे के सारे ओक्स को अपने प्लेन पर सेल्फ टेलीपोर्ट कर देती है। डेमी प्लेन में माकोटो आकर देखता है सारे के सारे और काफी मेहनत कर रही है, ये इनके लिए एक पूरे के पूरे टाउन को बिल्ड कर रही है। काफी दिन बीत जाते हैं और माकोटो अब सारे के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। टाउन का प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा अच्छी रफ्तार में था, लेकिन असली दिक्कत थी शिन से, जिसे कि हर टाइम माकोटो की मेमोरीज में झांकना था क्योंकि उसे काफी सारे हिस्टोरिकल ड्रामास देखने थे। लेकिन माकोटो से बोलता है हर टाइम मैं अपनी मेमोरीज को तुम्हें नहीं दिखा सकता, थोड़ी प्राइवेसी तो छोड़ो। तो शिन निकल जाती है टीवी की खोज में जिसमें कि वो इसकी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर बार बार देखेगी। माकोटो भी अपनी मेमोरीज में अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फोटो देखता है और वो फिर ये डिसीजन बना लेता है कि वो हर रोज जगह जाएगा जहाँ पर उसके पेरेंट्स कभी गए हो और सबसे पहली शुरुआत में आएगा एक ह्यूमन विलेज। माकोटो वहाँ से जा रहा होता है तभी कुछ ओक्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। वो उसे बताते हैं यहाँ के जो ट्रीज है उन्हें काटना लगभग नामुमकिन है। तब माकोटो उनकी हेल्प करने के लिए अपने सारे के सारे माना को एक छोटे से खंजर में फोकस कर उस पेड़ को बिल्कुल बटर की तरह काट देता है और सारे के सारे ओक्स हैरान हो जाते हैं।
और फिर माकाटो देखता है इनमें से एक और को थोड़ी सी चोट लग चुकी है और तुरंत ही उसे हील कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके हाथ पर भी चोट लग जाती है और वो फिर अपनी इस माना फोकस वाली टेक्निक को जब यूज करता है तो वो अपने वुंड्स को हील नहीं कर पा रहा होता। इस तरफ शिन एक छोटे से डोर को लेकर आती है। माकाटो को शिन बताती है जंगल में एक काफी भयंकर सा मॉन्स्टर इस डोर्फ के पीछे पड़ा हुआ था और जैसे तैसे करके इसने इसकी जान बचाई। लेकिन तभी वो माकाटो के हाथ पर उस वुंड को देखती है और समझ जाती है कि इसके इस ब्लड की स्मेल पक्का न पक्का उस मॉन्स्टर को यहाँ पर खींच कर लाएगी। और तभी वहाँ पर एक जायंट स्पाइडर आ जाती है। माकाटो शिन को बोलता है क्या तुम इससे निपट सकती हो, लेकिन शिन बोलती है मेरे पास मेरी स्वॉर्ड नहीं है और एक सामुराई अपनी बिना स्वॉर्ड के नहीं लड़ता। लेकिन टेंशन मत लो, मैं इस डोर्फ को और उन सारी ओक्स को प्रोटेक्ट करूंगी, जाओ जाकर भिड़ो। इस तरफ वो स्पाइडर माकाटो के ऊपर अपने ब्लैक वेब्स का इस्तेमाल करती है। वो बूढ़ा डोर्फ बताता है जिसे तुम्हारी अपोनेंट है ये है द कैटास्ट्रोफिक लेवल ब्लैक स्पाइडर, जो कि हर समय भूखी रहती है, जिसकी वजह से ये हर एक उस क्रीचर को मारने को दौड़ती है जिससे कि इसकी भूख मिट सके और ये किसी चीज को नहीं छोड़ती, खुद लोहे को भी नहीं। तो माकाटो और उसके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। माकाटो जैसी तैसी कर उसका एक हाथ काटता है। उसके बाद वो एक फायर अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर माकाटो के ऊपर होती है और उसको चारों तरफ से अपने स्पाइडर वेब में जकड़ लेती है। माकाटो जैसे तैसे करके अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उसके स्पाइडर वेब को काटता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है उसके उस कटे हुए हाथ पर जो कि अचानक से रीजनरेट हो गया था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। माकाटो बार बार उसके पैरों को काट रहा था लेकिन वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाते थे। माकाटो अपने सारे के सारे सबसे ओपी फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्राई कर ले लेकिन इस स्पाइडर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। फिर वो शिन से वापस से हेल्प मांगता है। तब शिन बोलती है मास्टर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लग रहा है ब्लैक स्पाइडर का तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है, देखो वो कैसे चाव से तुम्हारा सारा का सारा माना एब्जॉर्ब कर रही है। माकाटो अब अपने एक नए स्पेल का इजाद करता है। वो अपने फायर स्पेल से काफी सारे वेब्स और स्पीयर्स बना लेता है, जिसके के बाद वो उसे चारों तरफ से पिन डाउन कर देता है, लेकिन इसका भी उस स्पाइडर पर कुछ भी असर नहीं होता। इसके बाद वो उससे अपनी स्वॉर्ड से लड़ने लगता है, लेकिन बीच में ही उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और इसके बाद वो अपने डिफेंसिव काय नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्लैक स्पाइडर उसके उस टेक्निक को भी तोड़ते हुए उसको सीरियसली वुंड कर देती है और माकाटो के मुंह से खून निकल आता है। स्पाइडर पूरा ट्राई करती है उसे खाने का और माकाटो पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है और एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पर उसे खुद को नहीं पता कि वो कैसे फाइट कर रहा है और वो एक ही ब्लास्ट में जो स्पाइडर होती है उसके चीथड़े उड़ा देता है। शिन वहाँ से दूर भाग जाती है क्योंकि उसे भी माकाटो से डर लग रहा था और माकाटो अपने चारों तरफ काफी सारे फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक एक करके बार बार स्पाइडर पर हमला करता है। इसके बाद माकाटो एक वाटर स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसका एरो शूट करता है, जिसके के बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का अभी भी कुछ नहीं हुआ था। तो शिन जल्दी से माकाटो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो देख ये जो स्पाइडर है ये तो माकाटो को गले से लगाकर बैठी है और इसका भी माकाटो पर दिल आ चुका होता है। शिन उससे माकाटो को छुड़ाती है और एक लात में उसकी टाइट फिश कर देती है, जिसके बाद शिन उसे बोलती है तुम्हें पता है मैं अपने माकाटो को कुछ भी नहीं होने दूंगी, आखिरकार मैं उनकी सर्वेंट जो हूँ, और हाँ अगर तुम्हें भी अपने एंडलेस हंगर को भगाना है तो तुम माकाटो की शरण में आ जाओ और इससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो स्पाइडर उससे बोलती है मैं तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं लगता मुझे माकाटो से पूछना चाहिए। तब शिन बोलती है अबे ये तो बेहोश पड़ा है, चलो मैं ही माकाटो के बिहाव पर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की विश करती हूँ। इसके बाद वे दोनों मिलकर स्पाइडर और माकाटो के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और तभी वो स्पाइडर भी एक लेडी की फॉर्म में आ जाती है। इस तरफ अचानक से माकाटो की आंख खुलती है और वो बोलता है अबे मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन तभी वो साइड में देखता है जो हमारी स्पाइडर है वो माकाटो के आगे सर झुकाए बैठी है और उसे बोलती है थैंक्स फॉर द मील मास्टर, आज से मैं आपकी एक लॉयल सर्वेंट हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए सर्व करना चाहती हूँ। और माकाटो को समझ में नहीं आता ये जो इसके आगे बैठी है ये है कौन। स्पाइडर उसे बताती है मैं हूँ वो स्पाइडर जिसने की अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ फाइट करी थी और मैंने आपका माना खाया है और इसी के बाद मैंने आपसे एक कॉन्टेक्ट बनाया है। तभी यहाँ पर शिन और वो बूढ़ा डवर्फ भी आ जाता है। तो माकाटो शिन पर गुस्सा करता है और इसे बोलता है अबे तुम्हें किसने कहा था मेरे बिहाव पर कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। तब शिन उसे बोलती है मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप पूरी जिंदगी इस स्पाइडर को अपने पीछे दौड़ा सकते थे, तो मैंने एक राइट डिसीजन लेकर इसे आपका सर्वेंट बना दिया। और माकाटो को इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस तरफ वो जो एल्डर डवर्फ होता है वो उसे बोलता है मास्टर माकाटो मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, देखो मैं एक डवर्फ हूँ। माकाटो बोलता है अबे हाँ मुझे दिख रहा है इतना तो। तब शिन बोलती है मास्टर ये कोई आम डवर्फ नहीं है, ये है एक एल्डर डवर्फ जिसने की न जाने कितने ही मास्टरपीस क्राफ्ट करे हैं और इस डवर्फ का नाम होता है बैरन। माकाटो और बैरन एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर बैरन इसे थैंक यू बोलते हुए बोलता है आपने हमें एक कैटास्ट्रोफिक क्लास ब्लैक स्पाइडर से बचाया है, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमें प्लीज अपने इस लैंड पर
रहने में परमिशन ग्रांट करवा सकते हो द ग्रेट सीन ड्रैगन से। तो माकोटो सीधा हाँ बोल देता है और डॉर्फ को यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया। और शिन बोलती है तुम टेंशन मत लो एल्डर डॉर्फ, आई मीन बैरन, मैं तुम्हारे लिए वो सारी अरेंजमेंट करूंगी जो कि तुम्हें चाहिए एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाने के लिए। पर हाँ, तुम यहाँ पर फ्री में नहीं रहने वाले, तुम्हें टैक्सेस भी पे करना होगा और हमारे माकोटो को तुम्हें अपना लॉर्ड मानना होगा। बैरन उसकी सारी शर्तों को मान जाता है और बोलता है अब मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं अपने सारे के सारे विलेजर्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसके बाद शिन उसे 2 ड्रैगन स्केल्स देती है जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। और फिर बैरन समझ जाता है दरअसल शिन इससे इसकी एक कटाना चाहती है। अब कुछ दिन बीतते हैं और माकोटो धीरे धीरे कर एक ह्यूमन विलेज के काफी ज्यादा नजदीक पहुँच जाता है और उसे लगता है फाइनली वो किसी ह्यूमन को इतने दिनों बाद देखने वाला है और अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और बोलती है मास्टर, मेरे पास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। और जब माकोटो वापस आता है तो फिर ये दोनों उसे बोलती है प्लीज क्या आप हमें हमारा नाम दे सकते हो। माकोटो सबसे पहले तो उनके ऊपर गुस्सा करता है, क्या तुमने वाकई में मेरे को इतनी दूर से इतने छोटे से काम के लिए बुलाया। तब ये दोनों उसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो माकोटो बोलता है तो मैं मिसिस स्पाइडर को नाम देना चाहता हूँ कुरो-चान। लेकिन स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मास्टर, मुझे तो लग रहा था आप मुझे थोड़ा ब्यूटीफुल नेम दोगे, जल्दी से अच्छा सा नेम चूज करो। शिन भी बीच में आ जाती है और बोलती है अबे तू होती कौन है मास्टर को ऑर्डर देने वाली, सबसे पहले मास्टर मेरा नाम रखेंगे। तो माकोटो को बोलती है जल्दी से मास्टर मेरा नाम रखो, पक्का आपने कोई ना कोई अच्छा नाम तो सोच कर रखा होगा। लेकिन माकोटो के दिमाग में कोई भी नाम नहीं आता। लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो शिन का नाम टोमोए रख देता है और शिन को बताता है ये जो नाम है टोमोए ये इसने एक काफी बड़े हिस्टोरिकल ड्रामा में देखा था, ये एक सबसे पावरफुल सामुराई लेडी के लिए था। और टोमोए को उसका खुद का नाम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और माकोटो देखता है जो टोमोए है वो ग्लो करने लगी। तब टोमोए बताती है जब कोई ह्यूमन मॉन्स्टर को नाम देता है तो वो इन रिटर्न मॉन्स्टर की पावर्स भी बढ़ा देता है। अब स्पाइडर भी उसके पीछे पड़ जाती है, आप मेरे को भी क्यों ना एक अच्छा सा नाम दो जैसा कि आपने टोमोए को दिया है। तो माकोटो उसे मियो नाम दे देता है। अब ये सारा नामकरण करने के बाद ये दोनों मिलकर माकोटो को इन सभी लोगों के आगे लेकर आते हैं, जिन्हें की देखने के बाद माकोटो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये डेमी प्लेन में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कभी भी इतनी सारी स्पीशीज को एक साथ नहीं देखा। तब ये दोनों अनाउंस करती है लिसन सिटीजन्स, आज से तुम मेरे को टोमोए और हमारी स्पाइडर को मियो बुलाओगे। और सभी लोग एक्साइट हो जाते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं और तुम माकोटो सामा को यंग मास्टर या और लॉर्ड बुलाओगे। और आप माकोटो का रिएक्शन देखकर ही समझ सकते हो इसे नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये दोनों नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले एल्डर डवर्स आते हैं जिनका की हेड आता है और बोलता है थैंक यू यंग मास्टर, आपने लॉर्ड बैरन को अलाउ करा अपने इस डेमी प्लेन पर रहने के लिए। हम आपकी हर उस तरीके से मदद करना चाहते हैं जिससे कि आप गोडेस का दिया हुआ काम पूरा कर सको। तो माकोटो बोलता है अबे उस गोडेस का मेरे आगे नाम भी मत लेना, मैं कभी भी उससे कोई भी मिशन एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके के बाद वो डवर्फ अपोलोजाइज करता है और बोलता है आप मेरे को जो भी काम बोलो मैं वो पक्का कर दूंगा। इसके बाद जो टोमोए होती है वो अपनी मिस्ट लिजर्ड्स को माकोटो के आगे इंट्रोड्यूस करती है। टोमोए बताती है ये एक पावरफुल सब स्पीशीज है जो कि पानी और हवा दोनों में ब्रीथ कर सकती है और इनके फीचर्स है ब्लू ग्रीन स्केल्स। जिसके के बाद मियो अपने फॉलोअर्स आल्के नाम की एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करती है। माकोटो सबसे मिलने के बाद टोमोए को बोलता है टोमोए ये इंश्योर करके रखना कि ये सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ ना लड़े और जो जहाँ पर रहना चाहता है वहाँ पर रह सके। और मैं निकल रहा हूँ ह्यूमन टाउन की तरफ। और जब माकोटो उस विलेज के पास पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है, जिसके के पास जब माकोटो जाता है तो लड़की माकोटो से दूर डरकर भाग जाती है, ये चिल्लाते हुए कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा। माकोटो को समझ में नहीं आता कि ये इसके साथ क्या हुआ, क्या इसके पीछे कोई मॉन्स्टर था उस टाइम पे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे कर उस ह्यूमन टाउन की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि टाउन पर सारे के सारे एडवेंचरर्स खड़े हैं अपने सारे के सारे हथियार लेकर, ऐसा मानो जैसे कि वे किसी बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और फिर सारे के सारे लोग उसे बोलते हैं इस विलेज से दूर रहना वरना हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। माकोटो उनसे बोलने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें माकोटो की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और फिर वे लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं और माकोटो जैसे तैसे कर वहाँ से भागता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस चीज में पक्का कहीं ना कहीं उस गोडेस का हाथ होगा और वो वहाँ से भाग जाता है। डेमी प्लेन में आने के बाद वो काफी ज्यादा उदास होता है। वो सबसे पूछता है टोमोए मियो क्या मैं वाकई में इतना बद्दा दिखता हूँ? जो ह्यूमंस को ऐसा लगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और ऊपर से उस गोडेस की वजह से मैं ह्यूमंस की भाषा भी नहीं बोल पाता। तब एमा उसे बोलती है क्या वाकई में मास्टर आपको कॉमन बोलनी नहीं आती? तो वे लोग बताते हैं जो ह्यूमंस लैंग्वेज को यूज करते हैं उस लैंग्वेज का नाम है कॉमन और ये तीनों ही इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो माकोटो ने बोलता है लेकिन जो भी हो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा? तब टोमोए उसे बोलती है क्या वाकई में तुम्हें लगा कि इस लैंग्वेज की वजह से उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक
लेकर आओ। तब एमा उसे बताती है दरअसल गलती उसकी लैंग्वेज की नहीं उसकी अपीयरेंस की है। तो माकोटो को लगता है ये दोनों मिलकर इसके फेस का मजाक उड़ा रही है, तो वो टोमोए के सर पर एक अच्छा सा जड़ देता है। फिर एमा उसे बोलती है दरअसल जो आपका माना है वो इतना ज्यादा एनॉर्मस है कि लोगों को लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो माकोटो उसे बोलता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ह्यूमंस मेरे को कैसे देखते होगे। तो मैं उसे बताती है उनके हिसाब से तो काफी सारे डीमन किंग एक साथ उनके विलेज की तरफ आ रहे हो। माकोटो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर एमा उसे बोलती है आप चाहो तो अपने माना को सप्रेस कर सकते हो। प्लीज आप अपने माना को इमेजिन करो और उसके ऊपर एक लिड ढक दो, जिसके के बाद आप अपने माना को सप्रेस कर दोगे। अब जब माकोटो इस चीज को ट्राई करता है तो फिर मियो बोलती है वाकई में मास्टर एक डीमन किंग कम हो चुका है। माकोटो पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। तो टोमोए से बोलती है क्या आप ह्यूमन विलेज में नहीं जाना चाहते। तो माकोटो बोलता है देखो अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और कॉमन लैंग्वेज सीखूंगा, साथ ही साथ अपनी माना को भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करूंगा। एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन अभी तक ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं आया था। माकोटो अभी भी कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा था। 2 हफ्ते बाद डोर्स का एल्डर इसके पास एक रिंग लेकर आता है, जिसे कि बनाने के पीछे का मकसद था एक ऐसे रिंग को बनाना जो कि पहनने के बाद ही अपने यूजर का सारा माना एब्जॉर्ब कर ले, इतना कि वो यूजर मर जाए। लेकिन क्योंकि माकोटो का माना इतना ज्यादा एनॉर्मस था तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही माकोटो उस रिंग को पहनता है तो वो टूट जाती है। तब एल्डर डोर्फ बोलता है मैंने आपको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन टेंशन नोट मैं अगली रिंग इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इतनी कि उससे तुम्हारी जान चली जाए। 1 महीना बीत जाता है। माकोटो कोमन को पूरी तरीके से समझ सकता था, लेकिन उससे अभी भी बोला नहीं जाता था। तब उसने एक पावरफुल तरीका निकाला, वो अपने माना से पूरी की पूरी सेंटेंस को लिख सकता था। इस तरफ एल्डर डोर्फ भी उसके पास एक नई रिंग लेकर आता है और जैसे ही माकोटो उसे पहनता है तो उसका सारा का सारा माना वो सप्रेस कर देती है और अब वो तैयार था ह्यूमन टाउन में जाने के लिए। अभी तीनों मिलकर टाउन के अंदर जाती है, जहाँ पर टाउन का सिक्योरिटी गार्ड भी इन्हें नहीं रोकता, लेकिन एक लाल बालों वाली लड़की इन्हें दूर से देख रही थी और उसके लिए ऐसा लग रहा था मानो कि जो माकोटो है ये किसी वेल्दी मर्चेंट का बेटा हो। माकोटो सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा अनईजी फील करता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम थे। तब टोमोए उसे बताती है यहाँ पे सभी लोगों की ये एक एवरेज अपीयरेंस है और माकोटो को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आती है। अब ये लोग माकोटो को एक एडवेंचरर्स गिल्ड में ले जाते हैं। एडवेंचर गिल्ड में जाने के बाद वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को बोलती है हाँ भाई तो यहाँ पर क्या काम है। तो वे लोग बोलते हैं कि हमारे माकोटो मास्टर को रजिस्टर करना है। तो वो लेडी माकोटो को थोड़ा सा मजाक उड़ा देती है और मियो और टोमोए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलते हैं तुम हमारे माकोटो सामा का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा सकती। तुम्हें पता है इनकी इस अपीयरेंस के पीछे का राज, इनके ऊपर एक काफी भयंकर कर्स लगा है, जिसकी की वजह से इन्हें अपनी आंखें ढकनी पड़ती है और अपने हाथों में एक ऐसी अंगूठी पहननी पड़ती है जो कि इनके सारे के सारे माना को एब्जॉर्ब कर ले। और क्योंकि ये कर्स है तो ये बोल भी नहीं सकते। तो माकोटो अपनी इस नई टेक्निक का इस्तेमाल कर उससे बात करता है। वो लेडी उसे बताती है एडवेंचर गिल्ड्स में तुम्हें कुछ जॉब्स मिलेगी जिनकी की रैंक SSS तक होती है और लोएस्ट रैंक होती है E। वो लेडी माकोटो को बोलती है अगर आप मुझे अपना मर्चेंट गिल्ड कार्ड दिखाओगे तो मैं आपकी रैंक को असेस कर सकती हूँ। फिर माकोटो कुछ जॉब्स को पढ़ता है, क्योंकि उसके पास उसका गिल्ड कार्ड नहीं था। आखिरकार वो इस वर्ल्ड में अभी नया तो आया है और उसे पता चलता है जो SS रैंक की जो जॉब्स होती है उसे सिर्फ लेवल 444 या उससे अबव कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरफ वो रिसेप्शनिस्ट मियो और टोमोए के रैंक असेसमेंट करती है और इनका ये जो छोटा सा स्क्रॉल होता है ये पूरा का पूरा रेड आ जाता है, क्योंकि इसकी लिमिट सिर्फ 400 तक ही मेजर करने की थी, जिसके के बाद एक बड़ा स्क्रॉल लेकर आया जाता है और टोमोए का लेवल आता है 1320 और मियो का लेवल आता है 1500। और टोमोए ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मियो का जो लेवल है वो टोमोए से ज्यादा है, जिसके के बाद इन्हें SS रैंक का एक एडवेंचरर घोषित कर दिया जाता है। वो लेडी आगे टोमोए को बताती है आज तक उसने कभी भी एक SS रैंक वाले एडवेंचरर को नहीं देखा, क्योंकि वो अभी तक इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। तो टोमोए उस तीसरे SS रैंक वाले एडवेंचरर के बारे में पूछती है। तभी लेडी बताती है और उसका नाम है सोफिया बल्गा। इस तरफ माकोटो का भी लेवल मेजर हो रहा होता है और उसका होता है लेवल 1। सभी के सभी एडवेंचरर उसकी तरफ काफी अजीब सा फेस बनाते हैं। उन्हें लगा था इसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है जब भी उसने इतने पावरफुल एडवेंचरर्स को हायर कर रखा है। शाम होती है और ये लोग एक इन में जाते हैं जहाँ पर वो रहने की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को बताता है कि एक रात का प्राइस है 6 गोल्ड कॉइन्स और माकोटो देखता है अगर हम 6 गोल्ड कॉइन्स को जापानीज करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बंदा 60,000 येन मांग रहा है एक नाइट के, जो कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस है। तो फिर टोमोए उसे अपना SS रैंक वाला एडवेंचरर्स कार्ड दिखाती है और बोलती है अगर तुम्हें
अपनी जान प्यारी हो तो ठीक ठीक रेट लगाओ, वरना मैं तुम्हारे इस पूरे इन की माँ बहन एक कर दूंगी। और फिर वो इन लोगों से माफी मांगता है और बोलता है आप दोनों के लिए इस इन का प्राइस है मात्र 2 गोल्ड कॉइंस। मागाटो अब आराम से रिलैक्स कर रहा होता है और ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कैसे महंगाई बढ़ चुकी है। आज से ठीक कुछ दिनों पहले तक तो सब कुछ काफी सस्ता था, लेकिन आज सब कुछ अचानक से महंगा हो चुका है। मागाटो अब उन्हें बोलता है देखो मुझे तो काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं टाउन में कुछ खाने पीने जा रहा हूँ और टोमोए तुम यहीं पर रुककर हमारे सारे के सारे सामान को गार्ड करोगी। और टोमोए मान जाती है। रात को जब ये लोग खाना खाकर लौट रहे थे तब टोमोए के आगे काफी सारे असैसिन खड़े थे। मागाटो और मियो के पास एक छोटी सी लड़की भागते भागते आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी। और ये लोग मागाटो का सारा कार्गो लूटने आए थे और मागाटो ने ये सोचकर ही टोमोए को यहाँ पर छोड़ा था। दूसरी तरफ हम इनके पास देखते हैं एक लाल कलर वाले बालों वाली लड़की इनके पास आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और मागाटो को ये बात काफी अजीब लगती है कि इतनी छोटी बच्ची अकेले गलियों में घूम रही है। तो फिर वो मियो को बोलता है क्या तुम इस बच्ची को हैंडल कर सकती हो। तो मियो गुस्से में उसके आगे आती है और बोलती है हाँ भाई बच्ची, यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस नहीं है तो साइड में हटो। और वो बच्ची रोने को हो जाती है। तब मागाटो से बोलता है अबे रुक एक बार, तुम्हें अकल नहीं है कि एक बच्चे से कैसे बात करी जाती है। तब मियो बताती है मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके बीच में कोई भी आए। तभी इन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख छोटी सी बच्ची हंसने लगती है। फिर मागाटो उसके पास खुद जाता है और फिर अपनी राइटिंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लड़की उसे बोलती है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। और फिर ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। मागाटो को वो गले से लगा लेती है और मागाटो मियो को बोलता है अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें इसे वापस इन पर लेकर जाना पड़ेगा। और एक दूर खड़ा इंसान इन सारी चीजों को देख रहा होता है। इस तरफ ये लड़की इनमें आने के बाद मागाटो को बताती है कि इसका नाम है राइनन और ये अपनी फैमिली और अपनी एक बहन के साथ ट्रैवल कर रही थी। फिर लोगों ने इस टाउन में कुछ दिनों तक रहने का प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसों की कमी थी तो इसकी बहन कोई काम ढूंढने गई और जब से वो मिसिंग है। तो मागाटो उससे पूछता है कि तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था। तो राइनन बताती है कि उसने इसे आखिरी बार 1 महीने पहले देखा था। और क्योंकि अब इनके पास पैसे नहीं थे तो राइनन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे रेंट पे करने के। इस तरफ ये जितने भी असैसिन्स होते हैं ये इनके कार्गो की तरफ जाते हैं। टोमोए यहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम हमारी वैगन के पास क्या कर रहे हो। और सभी लोग टोमोए पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फिर टोमोए एक एक कर इन सभी का काम तमाम कर देती है। इनमें से 2 को तो टोमोए ने बीच में से काट दिया था, जिसे देख के लास्ट वाला बंदा काफी स्पीड में भागता है, लेकिन टोमोए उसे भी बेहोश कर लेती है। आखिरकार टोमोए को इससे थोड़े सवाल जो पूछने थे। घर पर आकर मागाटो टोमोए पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, आखिरकार इसने इन लोगों की जान तो ले ली। तब टोमोए बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है मास्टर, इनकी जो बॉडी है वही इतनी ज्यादा वीक थी। मागाटो इसके उस पकड़े हुए असैसिन को देखता है जिसमें कि उसे पता चलता है ये तो एक लड़की है। और मागाटो उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर राइनन आ जाती है जो कि इन्हें थैंक्स करती है। तब मागाटो टोमोए को सारी बातें बताता है कि इसकी बहन मिसिंग है। अब मागाटो इस लड़की को लिखकर बोलता है देखो मेरे पास थोड़ा सा खाना है, जाकर तुम अपने कमरे में आराम से उसे एंजॉय करके खाओ। और टोमोए को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये खाना तो इसका था, इसका मतलब है टोमोए को अब भूखा रहना पड़ेगा। राइनन मागाटो को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने से पहले मागाटो को अपनी बहन का स्केच देकर जाती है जो कि इसने अभी अभी बनाया था। मियो आराम से एंजॉय कर कर वापस आती है और जब वो आती है तो देखती है कि मागाटो इनके प्रिजनर की मेमोरीज को चेक कर रहा है। मागाटो इन्हें बताता है इसने इसकी मेमोरीज पूरी तरीके से देख लिया है और इसे पता चला है कि ये गिल्ड में काम करती है और इसी के अलावा इन्हीं के ग्रुप ने राइनन की बहन को भी किडनैप कर रखा है। और मागाटो को उसकी मेमोरीज की वजह से इनकी लोकेशन भी पता चल चुकी है। तो मागाटो ने बोलता है तो चलो चलते हैं, लेकिन मियो मना करती है। फिर मागाटो का सीरियस फेस देखने के बाद उसके पास अब कोई चॉइस नहीं रहती। पर फिर मागाटो उस लड़की का स्केच देखता है जो कि उसे राइनन ने दिया था और ये लड़की बिल्कुल उसकी स्कूल की जूनियर जैसी लग रही थी। टोमोए और मियो बात कर रही होती है कि मास्टर इतनी जल्दी क्यों सीरियस हो रही है। तब टोमोए उसे बताती है लग रहा है इस लड़की से मास्टर को काफी ज्यादा लगाव हो चुका है, या हो सकता है इसे देखने के बाद उन्हें अपने रियल वर्ल्ड में से किसी की याद आ रही हो। तब मियो उसे बोलती है तुम्हें इतनी बातें कैसे पता है। तब टोमोए बताती है मैंने अपनी मास्टर की सारी मेमोरीज देखी थी। और मियो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। तो वो मागाटो के बारे में टोमोए से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टोमोए उसे मुंह पर मना कर देती है। अब अगले दिन हम टाउन में देखते हैं राइनन और जो अपना मागाटो होता है ये एक वैगन को ड्राइव कर रहे थे। राइनन याद करती है कि असलियत में क्या हुआ था। वो और उसकी बहन छोटी मोटी जॉब्स को हंट करा करते थे। एक दिन इसकी बहन काफी ज्यादा इंजर होके आई, जिसकी वजह से ये अपनी जॉब में भी फेल हो चुकी थी और इन लोगों पर काफी ज्यादा डेट था। और एक दिन अचानक से इसकी बहन गायब हो गई और जब ये अपने डेट कलेक्टर से छुपकर भाग रही थी तो एक एडवेंचरर इनके आगे आ गया और अभी से मजबूरन उसके लिए काम करना पड़ता है। इस तरफ हम टोमोए और मियो को देखते हैं जिन्होंने की राइनन की बहन को फाइंड कर लिया था। और मियो उसे देखकर बताती है लग रहा है इसके ऊपर काफी सारे मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। फिर वो अचानक से उसे हील कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दरवाजा खुल नहीं रहा होता तो मियो आसपास की सारी चीजों को
को डिटेरिएट कर देती है, जिसके बाद वो राइनन की बहन को लेकर अपने साथ चलती है। अब तभी यहाँ पर एक दूसरा एडवेंचरर आ जाता है और ऐसा बोला जाता था कि ये इस टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। इसका नाम है मिल्स। इस तरफ माकटो सारे के सारे खाने को बेचकर आता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो डेमी प्लेन है वहाँ का खाना, फल फ्रूट और सब्जी इतनी ज्यादा महंगी बिकती है टाउन में। इस तरफ माकटो राइनन को बताता है कि ये इनके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन राइनन काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे एक असैसिन गली के कोने में दिखता है, तो वो जल्दी से वहाँ पर भागती है। माकटो अपने सर्च काय का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है ये कुछ एडवेंचरर से मिल रही है। इनका लीडर राइनन को बोलता है तुम काफी लेट हो गई। तब राइनन उसे बोलती है वो सब तो छोड़ो मास्टर, लेकिन कल रात माकटो सामा की वैगन को किसी ने चोरी करने की कोशिश करी थी। तब ये बोलता है हाँ भाई वो मेरा ही काम था, लेकिन तुम तो मुझे वो दूसरी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी ना। तब राइनन उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे माकटो को इतने महंगे महंगे फ्रूट्स मिल रही है। वो बताती है कैसे माकटो एक विलेज से आया है जो कि चारों तरफ से मिस्ट ने घेर रखा है, और वो उसे ये भी बताती है कि इसके सारे के सारे फ्रूट्स 500 गोल्ड कॉइन के बिके हैं। जिसके बाद वो एडवेंचरर राइनन को बोलता है 500 गोल्ड कॉइन्स, हाँ जाओ जाकर उसके उन गोल्ड कॉइन्स को चुरा कर मेरे पास लाओ। लेकिन राइनन उसे मना करती है, उसे चोरी नहीं करनी थी। तो वो एडवेंचरर बोलता है अगर तुम मेरे पास वे 500 गोल्ड कॉइन ले आओगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर का जो डेट है वो सेटल समझूंगा और तुम फ्री हो जाओगी। राइनन मनी मन सोचती है इतने काइंड इंसान के पास से चोरी करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन इसके बाद मेरी बहन मुझसे मिल जाएगी, तो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम एस को देखते हैं जो कि टोमोए के नाम का मजाक उड़ा रहा था। तब टोमोए उसे बोलती है अबे ओए तू तो इस टाउन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर था ना, क्या तू भी इसे बचाने आया है? तो भी लड़की बताती है नहीं, वो दरअसल जो अपना एस है ये यहाँ के एडवेंचरर की गैंग का लीडर है और आसपास इसके काफी सारे छोटे छोटे एडवेंचरर आ जाते हैं और मिल्स इनका लीडर होता है। ये लड़की आगे बताती है कि ये जो मिल्स है ये इन लोगों से अपना छोटा मोटा डर्टी काम करवाता है और कोई भी जब नया एडवेंचरर आता है तो उसके पास से ये उसका सारा सामान चोरी कर लेते हैं। अब इनमें से एक बोलता है अबे तू तो टोमोए है और तू मियो है ना मास्टर, आपको पता है इनका पूरी की पूरी गिल्ड में हाईएस्ट लेवल है, इन दोनों का लेवल 1000 से ऊपर आया था। तब मिल्स उन्हें बोलता है लग रहा है तुमने अपना लेवल फेक करा था, तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हो। आज से कुछ दिनों पहले एक अजीब सा मॉन्स्टर आया था जिसका की माना इतना ज्यादा खतरनाक था, ऐसा लग रहा था कि मानो 7-8 डीमन किंग चल कर आ रहे हो, तो तुम क्यों ना मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ वरना तुम्हें उसे हंट करने का टास्क दे दिया जाएगा। तो मैं बोलती है अरे उसे तो हम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, लेकिन हम तुम्हारी टीम में भी नहीं आना चाहते, हमें तुम्हारा ऑफर डिक्लाइन करना पड़ेगा। तब मिल्स आगे उन्हें बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम उस लेवल 1 किड नीचे क्यों सर्व कर रहे हो? ऐसा सुनते ही टोमोए और मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिल्स आगे बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है उस लड़के ने मास्क भी इसलिए पहना हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगली है, गोबलिन से भी ज्यादा अगली। लेकिन तभी वो देखता है टोमोए और मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और इसने एक ही मुक्के में इन लोगों का काम तमाम कर दिया। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि इस बंदे ने एक बैरियर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब दूसरी तरफ हम माकटो को देखते हैं जो कि राइनन के पास आया था, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। माकटो से पूछता है तुम किससे मिलने गई थी? तब राइनन बताती है कि वो तो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। और माकटो को टोमोए और मियो की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है कहीं ये टाउन की ऐसी तैसी न कर दे। और इस तरफ ये दोनों तैयार हो जाती है इन लोगों के मुंह की ऐसी तैसी करने, और मिल्स भी इन लोगों के ऊपर अपने छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से अटैक करवाता है और टोमोए एक ही मुक्के में उसका बैरियर तोड़ देती है और मिल्स को हवा में उड़ा देती है, जिसके के बाद वो सारे के सारे छोटे मोटे एडवेंचरर का भी काम तमाम कर देती है। इस तरफ जब मियो के पीछे से एक दूसरा एडवेंचरर छुपके से हमला करता है तो मियो उसको भी हरा देती है और इसके बाद मिल्स को उठाकर उसके मुंह पर बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है और धीरे धीरे कर मियो और टोमोए सबका काम तमाम कर देती है। टाउन के लोगों को लगता है कि कोई मॉन्स्टर आ चुका है जिसकी की वजह से वे वहाँ से भाग जाते हैं और वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। तभी मिल्स आता है और राइनन की बहन को अपना कैप्टिव बना लेता है और उन्हें बोलता है अगर तुम चाहते हो कि ये वुमेन जिंदा रहे तो तुम मेरी बात मानोगी। लेकिन मियो और टोमोए उसकी बात नहीं मानते और एक मुक्के में उसे भी उड़ा देते हैं। अब मियो और टोमोए के बीच में बहस छिड़ जाती है कि किसने ज्यादा लोगों को हराया है। तो टोमोए अपनी एक कटाना से काफी तगड़ा स्लैश मारती है और फिर राइनन की बहन से बोलती है मेरे इस अटैक को देखने के बाद बताओ क्या मैंने ज्यादा बंदों को नहीं हराया होगा। इसके बाद टोमोए भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर काफी सारे टाउन को खत्म कर देती है और बोलती है अब मेरे अटैक देखकर बताओ क्या मैंने टोमोए से ज्यादा लोगों को नहीं मारा होगा। और इन दोनों में बहस चालू हो जाती है और देखते देखते आसपास के पूरे टाउन का नाश मार देते हैं। रेनिन ये न्यूज सुनकर जल्दी से बाहर
बाहर भागते भागते आती है और फिर वो अपनी बहन से फाइनली मिल जाती है, जिसके के बाद रेनिन और उसकी बहन इन दोनों का थैंक यू करते हैं। माकोटो भी समझ जाता है रेनिन की बहन और उसकी उस जूनियर के बीच में कुछ सिमिलैरिटी नहीं थी, बस इनकी शक्ल ही मैच होती थी, इनके बालों का कलर तो बिल्कुल ही अलग है। अब थोड़ी देर की बातचीत के बाद ये दोनों बहनें सो जाती है और फिर माकोटो इन दोनों के पास आता है और बोलता है, मियो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा स्पाइडर सिल्क बना सकती हो? और जैसे ही मियो स्पाइडर सिल्क बनाती है तो वो इन दोनों को उसमें बांध देता है और बोलता है, तुमने टास्क तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये टाउन का नाश मारने के लिए किसने कहा था? और फिर वो इन दोनों को हवा में उड़ा देता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो गाइस तुम्हें कैसा लगा इसका पार्ट 1 नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे एनिटीनी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेंशन मत लो यार, इस एनिमे को तुम्हारा भाई पूरा जड़ से खत्म करने वाला है, मांगा भी तुम्हारा भाई इसके एक्सप्लेन करेगा, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देना। ओके, मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।